हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 5 मार्च का द हिंदू का साइंस एंड टेक का एनालिसिस हम करेंगे। जो लोग ये नहीं जानते हैं कि एक सेक्शन द हिंदू में आता है संडे के दिन, जिसमें साइंस और टेक की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं और ये देखा गया है कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस प्री में या मेंस के बैकग्राउंड बनते हैं, पूछे भी जाते हैं। तो इसलिए इसकी एनालिसिस मैं हर संडे को करती हूँ आप सबके लिए, सो दैट की आपकी हेल्प हो सके। और जो इस बार 2023 का प्री दे रहे हैं, स्पेशली आईएएस का और यूपीपीएससी का, पीसीएससी बोलते हैं उसको, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो पहला आर्टिकल है स्क्रब टाइफस कॉम्बिनेशन थेरेपी कैन सेव मोर लाइव्स। ये टाइफस एक तरह की बीमारी है, राइट, उसको हम भी देखेंगे। तो उसकी एक स्टडी आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अगर इसकी कॉम्बिनेशन थेरेपीज की जाए, मेडिसिन को मिला करके दिया जाए, तो कुछ ज्यादा जिंदगी को बचाया जा सकता है। इसमें मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा हाई है, वो सेम इन द कॉम्बिनेशन थेरेपी आर्म एंड मोर मोनोथेरेपी आर्म्स। तो हम मेडिकेशन में ज्यादा नहीं जाना है, हमको समझना है कि टाइफस थेरेपी क्या, बीमारी क्या है, और थोड़ी बहुत उसकी जो है थेरेपीज क्या हो सकती है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले उसको देख लेते हैं फटाफट से। आर्टिकल क्या कहता है? स्क्रब टाइफस इसका नाम है बीमारी का। अ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ओरिएंशिया सुसुगाम्सु बैक्टीरिया। ठीक है, इसका नाम तो इतना जरूरी नहीं है पर फिर भी पढ़ लेना चाहिए। इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ थ्रेट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। एक लाइन इंपॉर्टेंट जैसे पूछा जाए कि क्या टाइफस साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में फैलने वाली बीमारी है, तो आंसर होगा यस, बीमारी है। अगर पूछे कि सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में फैलता है, तो ऐसा नहीं है। कुछ साउथ ईस्ट एशिया के देशों में और साउथ में फैलने वाला की बीमारी ये है। ठीक है, उसके बाद एज पर द एस्टिमेट्स नियरली 1 मिलियन केसेस आर रिपोर्टेड फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया विद 10% मोर्टालिटी। इसकी जो मोर्टालिटी रेट है वो 10% है। इंडिया इज वन ऑफ द हॉट स्पॉट विद एटलीस्ट 25% ऑफ द डिजीज बर्डन। इंडिया में कितना परसेंटेज है? 25% बर्डन है। सीएमसी वेल्लोर alone 500 to 1000 patients are treated each year। इसमें से वेल्लोर जो हमारा साउथ का एक स्टेट में से एक जगह है, उसमें 500 से 1000 पेशेंट्स हर साल इसमें ट्रीट किए जाते हैं और 250 से 300 हैव सीवियर डिजीजेस। ठीक है, तो बहुत भयंकर बीमारी है। नाउ सीरो प्रिवेलेंस स्टडी बनाई गई, उसमें देखा गया कि 5 साल पहले वेल्लोर में, तमिलनाडु में, बाय रिसर्चर्स सीएमसी वेल्लोर ने इसको सर्च किया कि 30% एंटीबॉडी पॉजिटिविटी फॉर बैक्टीरिया इन कम्युनिटी। तो ये जो लोग इसके पैथोजन से एक्सपोज थे उनको बीमारी है, और जो उसका जो मॉडल रेट है, फेटल रेट है, वो है 10%। ठीक है, तो उसको समझने की जरूरत है कि एक्चुअली क्या बीमारी है। What makes scrub typhus a major public health threat is very high mortality rate in patients with severe disease and despite diagnosis and treatment। अच्छा, ये नहीं पूछा जाएगा कितने लोग मरे, कितने लोग डिजीज परसेंटेज से ग्रस्त हैं, ये सब चीजें नहीं पूछी जाती हैं। सिर्फ बीमारी क्या है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। बिकॉज ध्यान दीजिए, बीइंग एन आईएएस और बीइंग अ सिविल सर्वेंट, अगर आपको किसी ऐसे डिपार्टमेंट में रखा जाता है जहां पे मेडिसिन से जुड़ा हुआ काम होता है, या फिर आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में रखा जाता है या मिनिस्ट्री में रखा जाता है, या किसी बड़े डिपार्टमेंट के सब लेयर्स में रखा जाता है, बीइंग एन आईएएस किसी भी रैंक पे हो, या आप पीसीएस बन के जाते हैं, तो आपको इन सब बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ स्क्रब टाइफस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस। अभी समझना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको प्री में यूज किया जा सकता है। Now, scrub typhus is transmitted to humans by bites from tiny infected larva of mites। मतलब mites जो छोटे कीड़े होते हैं, mites होते हैं, वो उनके काटने से होता है, उससे ट्रांसमिट होता है। Mites breed during जुलाई और मार्च। ठीक है, ये लाइन एज इज पूछी जा सकती है। Only the larval stage of the mite requires a blood meal, which is usually from rodents। और ध्यान दीजिएगा, जो जो rodents मतलब वो चूहे, तो उनके ऊपर भी ये लावा और ये जो माइट्स पाए जाते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको आंखों से नहीं देखा जा सकता, खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। और उनके जो बच्चे होते हैं, जो बेबी माइट्स होते हैं, उनको ब्लड मिल्क की जरूरत होती है, वो काटते हैं और उससे फिर इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। The larvae are invisible to the naked eye and the bite is not painful. So people don't realize that they have bitten by an insect and are possibly infected, Dr. Berge says. ठीक है? By building awareness and early diagnosis, we were able to more than half the mortality rate from 15 to 6% in about 10 years। मतलब अगर हम awareness फैलाना चाहिए ही, तभी भी हम इसका जो mortality rate है उसको 15-6% लेकर के आप पाएंगे 10 सालों में। ठीक है, इवन विद मोनोथेरेपी। तो उसके साथ ही इसमें जो रिसर्च हो रही है कि इसको देखा जाए कि कैसे इसमें और मेडिसिन का मिक्स करके दिया जाए ताकि लोगों को फायदा हो सके, क्योंकि इसका मोर्टालिटी रेट 10% है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो बेबी माइट्स होती हैं, जो जो आप इस पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखें कि इनके साइकिल पे नहीं जाना है, ये समझिए जो लार्वे होते हैं ये किसके ऊपर डेवलप होते हैं, मेंटेनिंग होस्ट कौन है इनके, इनके रोडेंट्स मतलब चूहे और पक्षियों के ऊपर ये होते हैं। और इंसिडेंटल होस्ट हो सकते हैं, जैसे रैबिट्स हो गए,
या बर्ड्स हो सकते हैं। और जो जो साउथ में से जो लोग खेतों में काम करते हैं और जो लोग इन पक्षियों और इन रोडेंट्स के एक्सपोजर में हैं बेसिकली, वो इनके माइट्स के काटने से, जो माइट्स इनके ऊपर लार्वा जो इनके ऊपर होते हैं, इनके काटने से ये इन्फेक्शन मनुष्यों में, ह्यूमंस में स्प्रेड होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर, मसल पेन, कफ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स, लिवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट एंड बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। और जो इनके बेबी माइट्स होते हैं वो ज्यादा ही वो ब्लड सकर्स होते हैं और बेसिकली वो ही जाकर के ज्यादा बाइट करते हैं। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए कि मेंटेनिंग होस्ट कौन से हैं और इंसिडेंटल होस्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद ये कहा जा रहा है कि कॉम्बिनेशन थेरेपी अगर दी जाए, डॉक्सीसिसिलिन और अजिथ्रोमाइसिन की अगर कॉम्बिनेशन मेडिसिन दी जाए तो उस पर आराम मिल सकती है, क्योंकि जो उसके बेसिक सिम्टम्स है वो क्या है? फीवर है, मसल पेन है, इन कफ और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन वगैरह, इनके जो जो सिम्टम्स होते हैं, तो ये मेडिसिन कारगर हैं। तो कॉम्बिनेशन थेरेपी अगर दी जाए तो इसमें फायदा हो सकता है, ये बात क्लियर है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसका टाइफस डिजीज क्या है, मतलब माइट से फैलने वाली है। माइट्स कहाँ पे डेवलप होती हैं? वो होते हैं रोडेंट्स पे। और माइट्स से निकलने, जो इन माइट्स के पहले निकलने वाले लार्वे हैं, वो जाकर के इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं, जो ह्यूमंस में स्प्रेड होता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हमें इस बीमारी के बारे में पता है। अभी तक के लिए अगर देखा जाए जो एक्सपोजर है वो साउथ और ईस्ट एशिया और साथ ही साथ साउथ के लिए एक्सपोजर ये देखा गया है। तो 2 लाइन में पूछा जा सकता है प्री में कि ये बीमारी क्या है, तो हमको पता होना चाहिए। Now, next is the influenza virus might have marine origin with fish as early host. इन्फ्लुएंजा का अभी भी आज भी न्यूज आया है कि इन्फ्लुएंजा स्प्रेड हो रहा है, जिसमें कुछ उसका टाइप बदला हुआ है। यूजुअली हम जिस इन्फ्लुएंजा को जानते हैं वो H5N1 को जानते हैं हम, बर्ड फ्लू। ध्यान दीजिएगा, जो फ्लू शब्द है ना वो इन्फ्लुएंजा से ही निकला है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि इन्फ्लुएंजा अलग है, फ्लू अलग है। नहीं, फ्लू यही है। इन्फ्लुएंजा वायरस माइट हैव मरीन, अब ये स्टडी कहती है कि मरीन ओरिजिन हो सकता है इस वायरस का विद फिश एज अर्ली होस्ट, और जिसमें फिश क्या हो सकती हैं? अर्ली होस्ट हो सकती हैं, जहां से स्टार्टिंग में फैला होगा। इन्फ्लुएंजा के सिम्टम क्या होते हैं? फीवर, मसल एक्स, चिल्स, इसके बाद कफ हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, आपका डायरिया हो सकता है, फेंटिंग हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स हैं नॉर्मल इन्फ्लुएंजा के, जो मनुष्यों को होता है। इसके भी टाइप होते हैं, भी आगे देखेंगे। न्यू स्टडी पोस्टेड एज ए प्रीप्रिंट इन बायोजीव हैज फाउंड दैट ऑर्डर आर्टिकुलर वायरलिस व्हिच इंक्लूड्स द इन्फ्लुएंजा वायरसेस फर्स्ट इमर्ज्ड इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। अच्छा, प्री में अगर सवाल बनता है कि क्या इन्फ्लुएंजा वायरस सबसे पहले एक्वाटिक इकोसिस्टम में डेवलप हुआ था, या सबसे पहले फिशेस में डेवलप हुआ था, या फिश इसके अर्ली होस्ट थे इन्फ्लुएंजा वायरस के, तो आंसर होगा यस। एंड फिश माइट हैव बीन अर्लीस्ट होस्ट ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। एक लाइन में ही आंसर क्लियर हो जाएगा। दूसरी लाइन क्या हो सकती है? द स्टडी फाउंड दैट इनवर्टिब्रेट्स rather than fish might have likely been among the first host of influenza virus। ये भी आंसर सही होगा। और अगर ये लिख देते हैं कि first have likely been among the first host or the only host of influenza virus, जहां only आ जाता है वो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर होगा नो, only host तो नहीं है, लेकिन likely, क्योंकि स्टडी कहती है, स्टडी कभी भी बिल्कुल पक्का नहीं बोलती, yes और no में आंसर नहीं देती, उसमें हमेशा likely और maybe के शब्द यूज होते हैं स्टडीज के लिए। तो अगर ऐसा बोलते हैं कि क्या उनके अर्ली होस्ट फिशेस हो सकते हैं, तो आंसर है यस। Alright, type A influenza जिसको हम समझते हैं, type A influenza is a common infection that can cause widespread flu outbreaks. It can cause fever, body aches, chills, fatigue and other symptoms. Influenza also known as flu contagious viral है और साथ ही साथ infection attacks और respiratory system में अटैक करता है। जिस इन्फ्लुएंजा को हम समझते हैं H5N1 जो इन्फ्लुएंजा A होता है, वो infects a wide range of animal including birds। जो हमारा इन्फ्लुएंजा A टाइप है वो पक्षियों में स्प्रेड होता है। इन्फ्लुएंजा बी जो इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को। ध्यान दीजिएगा कि इन्फ्लुएंजा बी जो है ह्यूमंस को फैलता है। इन्फ्लुएंजा बी, तो अगर आंसर आता है कि इन्फ्लुएंजा ए मनुष्यों में फैलता है तो आंसर होगा नो, पर अगर इन्फ्लुएंजा बी कहते हैं तो आंसर होगा यस। इन्फ्लुएंजा सी इन्फेक्ट्स ह्यूमन एंड पिग्स बट मोर रादर देन टाइप ए एंड टाइप बी। इन्फ्लुएंजा सी बी है वो मनुष्यों और पिग्स में स्प्रेड होता है, मतलब जो स्वाइन फ्लू है वो इन्फ्लुएंजा सी में आता है। इन्फ्लुएंजा डी इन्फेक्ट कैटल्स, और जो डी होता है वो कैटल को स्प्रेड करता है। तो ध्यान दीजिएगा, एवियन के लिए इन्फ्लुएंजा ए, बी के लिए ह्यूमन बींग्स के लिए नॉर्मल इन्फ्लुएंजा बी स्प्रेड होता है। देखिए सिम्टम्स इनके सेम होते हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, टाइप्स अलग अलग होते हैं। इनके सब लीनिएजेस सब टाइप पे नहीं जाते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी H5N1
S7N3, S7, ये कई टाइप्स पहले भी आ चुके हैं न्यूज़पेपर में, आप दिमाग में रखिएगा कि कौन कौन से कॉमन है ह्यूमंस में, कौन कौन से कॉमन है स्वाइन में। हो सकता है कि इन्फ्लुएंजा की स्टोरी कई दिन से चल रही है, केरला में भी बर्ड फ्लू फैला था, तो इसलिए हो सकता है कि इस बार इस पे कोई सवाल प्री और मेंस के लिए बन सकता है। तो अगर इस पिक्चर में हम देखें तो इन्फ्लुएंजा डी इज अबाउट कैटल्स, H1N1 स्वाइन फ्लू, H5N1 बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा ए फॉर ह्यूमन एंड पिग्स, ह्यूमन एंड बर्ड, सॉरी, बोथ, इन्फ्लुएंजा ए स्पेसिफिकली। ये यहाँ पे पिक्चर क्यों बनी हुई है, क्योंकि यूजुअली बर्ड से स्प्रेड होता है इन मनुष्यों में, ह्यूमंस में, तो वैसे इन्फ्लुएंजा ए है वो एक्सपेंशन होता है बर्ड्स में स्पेसिफिकली, पर अल्टीमेटली सबके इफेक्ट मनुष्यों में भी आते हैं। बट अगर सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों की बात हो तो इन्फ्लुएंजा बी टाइप मनुष्यों के लिए होता है। ठीक है। Now, besides aquatic origin, the researchers say that the order virals may have, इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है, may have persisted since 640 million से, बहुत समय से, सालों से स्प्रेड किया हुआ है। कुछ समय पहले कोरल्स में फैला, जब कोरल्स में फैला तो नेचर न्यूज़ को छापा और रिसर्चर्स ने ध्यान दिया कि अगर कोरल्स में आ रहा है तो ये फिशेस में भी हो सकता है। उसके बाद बायोलॉजिस्ट ने और काफी RNA टेस्ट के बाद ये पता चला कि ये फिशेस में भी है। द डिस्कवरी ऑफ द वायरस इन कोरल्स, जब कोरल्स में डिस्कवरी हुई कि उनमें वायरस हो सकता है, तब उनको हिंट मिली कि इन्फ्लुएंजा वायरस फिश सी में, जब कोरल में है तो समंदर में भी है, समंदर में है तो फिशेस में भी होगा। तो सबसे पहले 2018 में आइडेंटिफाई किया गया कि हैग फिश की पिक्चर बनी हुई है, इसमें ये वायरस पाया गया। इसका मेन ओरिजिन यहाँ पे था जहाँ पे हैग फिश में ये वायरस था। और हैग फिश को मनुष्य भी कंज्यूम करते हैं, हम लोग खाते हैं, काफी कोरिया वाले कई इलाकों में इसको खाया भी जाता है। हैग फिश क्या है? ऑफ द क्लास मिक्सिनी एंड ऑर्डर मिक्सिनी फोरम्स आर ईल शील। अगर आपने ईल को देखा है, ईल की पिक्चर अगर आप देखें तो कुछ कुछ ऐसी फिश दिखाई देती है, ईल शेप फिश होती है, स्लाइम प्रोड्यूस करती है, मरीन फिश ये स्लाइम बनाती है। और साथ ही साथ इसके इस खास बात फिश की क्या है कि ये इसका स्कल है पर इसका वर्टिब्रे कॉलम नहीं है, मतलब रीढ़ की हड्डी वाले जो स्पाइन्स वाले जो सिस्टम होता है वो इसके अंदर नहीं है, इसमें बोन नहीं होती है, लेकिन इसका स्कल होता है। ऑल्दो हैगफिश डू नॉट रूडिमेंट्री वर्टिब्रे, और इसको वर्टिब्रे नहीं कहा जा सकता, तो प्री के लिए पूछ सकते हैं ये चीज, जैसे मैंने आपको शेयर करा। नाउ इसके बाद आता दूसरा शब्द आता है साइबेरियन स्टर्जियन को। ध्यान दीजिएगा, स्टर्जियन फैमिली में साइबेरियन स्टर्जियन बड़ी फेमस फिश है। इसके अंदर भी वो वायरस देखा गया जो उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो साइबेरिया में जो लोग रहते हैं उसको कंज्यूम करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ द 2 अर्ली लीनेजेस, लीनेज का मतलब होता है सब टाइप ऑफ वायरस। सो जो पहले अर्ली 2 लीनेजेस थे इन्फ्लुएंजा के, सजेस्ट करते हैं कि इन्फ्लुएंजा प्रॉब्ली इन्फेक्टेड एक्वेटिक एनिमल्स। तो आप ध्यान दीजिए, अगर ये कोरल्स में है तो स्प्रेड कैसे हुआ? कोरल्स के बाद आया फिशेस में, मतलब ये आपके ओशन में है, और ओशन में रहने वाले जितने भी, अब कहने चाहिए कि और भी कई टाइप्स होते हैं बर्ड फिशेस के, उनको भी हो सकता है, और साथ ही साथ ये नॉर्मल एक्वेटिक लाइफ में तो है ही, तो फिशेस में भी स्प्रेड हो गया। नाउ अगर साइबेरियन स्टर्जियन का अगर पढ़े प्री के हिसाब से, तो यह साइबेरिया कौन सा इलाका आता है? रशिया के ऊपर ये वाला इलाका साइबेरियन का इलाका साइबेरिया कहलाता है, उसके आसपास के इलाकों में फिश पाई जाती है, यहाँ पर सब जगह। Alright. Now, Siberian sturgeon is a species of sturgeon in the family Accipinceridae. It is most present in all the major Siberian river basins. कहाँ मिलती है? Kara, Laptev, East Siberian Seas, Ob, Yenisei, Lena and कोलियमा रिवर्स। ये नाम याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन ये सब इलाकों में ये फिश मिलती है और उसमें भी वायरस का इन्फेक्शन देखा गया ना। अर्ली होस्ट, जैसे हम समझ रहे हैं कि अर्ली होस्ट कौन कौन से हो सकते हैं। अर्ली होस्ट हमारे जैसे कि एक्वेटिक लाइफ को बोला गया, तो फिशेस कुड बी द अर्ली होस्ट ऑफ दिस वायरस। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट हिंदू का है, ICMR ने छापा है। मेनी पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड विद सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर इन्फ्लुएंजा ए टाइप, याद रखिएगा, H3N2 वायरस। तो इन्फ्लुएंजा ए टाइप जो है हमारे पास इन्फेक्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स। एनिमल, जानवरों और बर्ड्स में स्प्रेड होता है इन्फ्लुएंजा ए टाइप, राइट। और इसका जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ये हिंदू का ही है। सिम्टम्स क्या है? फीवर, कफ, रनी नोज, बॉडी एक, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। इसको डूज क्या है? वॉशिंग हैंड्स, यूजिंग मास्क, अवॉइडिंग क्राउड्स, नॉट टचिंग नोज, आईज, टेकिंग पैरासिटामोल फॉर फीवर, बॉडी एक। और डोंट्स में क्या है? टेकिंग एंटीबायोटिक्स विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन और शेकिंग हैंड्स। हाथ मिलाना और बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है, एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है। और अगर दिक्कत होती तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं। और फिर मास्क का पहनने का टाइम आ गया है। ये न्यूज छपी ICMR दिल्ली के
तरफ से न्यूज आई है। सो इस वक्त जो फैल रहा है वायरस वो क्या है, इन्फ्लुएंजा AH3N2, ध्यान दीजिएगा H3N2 ये टाइप है, ये नाम याद रखिएगा। Now next is a low cost paper microscopes wider application research, एक नए तरीके का और बहुत ही हैंडी, कंफर्टेबल और कहना चाहिए बहुत ही सूटेबल अवेलेबिलिटी के हिसाब से एक कैमरे को, एक माइक्रोस्कोप को नाम लिया गया यहाँ पर, लो कॉस्ट पेपर्स माइक्रोस्कोप्स वाइडर एप्लीकेशन रिसर्च। ठीक है, इसका नाम है फोल्ड स्कोप्स, याद रखिएगा। फोल्ड स्कोप्स करके कैमरा है जो काफी हैंडी भी है और स्टडी मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए, सॉइल पार्टिकल्स की स्टडी के लिए इसको लिया जा रहा है, रिसर्चर्स कहते हैं। ये काफी स्ट्रक्चरल स्टडी को आगे एनहांस कर सकता है, हेल्प कर सकता है इसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, और सस्ता भी है। इसको बनाया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2014 में और इसकी कॉस्ट आ रही है 400 रुपए का। ये माइक्रोस्कोप है, इसका मैग्निफिकेशन लेंस भी काफी बढ़िया है। तो रिसर्चर्स ने ये बोला है, IIC के रिसर्चर्स ने, कि हम इसको इस माइक्रोस्कोप या इसके कैमरा लेंस को यूज कर सकते हैं मिट्टी की लेयर्स की स्टडी करने के लिए और बहुत सारी फाइंडिंग्स को स्टडी करने के लिए, जिसमें आते हैं हमारे एनवायरमेंटल साइंस पॉल्यूटेंट्स आते हैं, पाउडर्स, एमल्शंस आते हैं, ड्रग प्रोडक्ट्स आते हैं, सबको हम इसकी सहायता सर्च कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, काफी हैंडी भी है। तो इसके साथ ही साथ इंडिया सॉइल क्लासिफिकेशन स्कीम डजंट इंक्लूड ग्रीन शेप बिकॉज अकॉर्डिंग डॉक्टर Bhazagan, measuring it accurately is complex and due to limited availability of affordable image capturing instruments। मतलब जो हमारे मिट्टी की लेयर्स को स्टडी करने के लिए, जो कॉम्प्लेक्स लेयर्स होती हैं उसको स्टडी करने के लिए, जिसमें सॉइल पार्टिकल्स मॉर्फोलॉजी भी आती है, उसके लिए ये सही साबित हो सकता है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। इनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, सॉरी फॉर दैट कि मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाई। सो उस केस में ये कैमरा एक कारगर साबित हो सकता है। द स्कीम्स क्लासिफाई सॉइल बेस्ड ऑन साइज, कंसिस्टेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी ड्यू टू डिफॉर्मेशन। अगर आप ध्यान दें इस पिक्चर में, आप ध्यान से देखिए तो ये थोड़ा सा पोर्टेबल है और साथ ही साथ आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो, अपने फोन में, पर्स में, कहीं पे भी, बहुत झंझट नहीं है इसके साथ ही। तो ये पोर्टेबल है, लो कॉस्ट है, इजी यूजेज है, इजी अवेलेबिलिटी है, लैक ऑफ एनर्जी एंड पावर रिक्वायरमेंट्स एंड जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इसके लिए काफी इम्पैक्टफुल है। तो याद रखिएगा, ये शब्द याद रखिएगा, फोल्ड स्कोप लेंस और फोल्ड स्कोप लो कॉस्ट पेपर माइक्रोस्कोप पूछा जा सकता है प्री में, जो स्टडीज में आजकल ऐड हो रहा है। इसकी वेबसाइट भी आप जाके देख सकते हैं। The next study shows a racing heart may influence anxiety in mice। मतलब माइस, अभी कुछ दिन पहले स्टडी आई थी, साइंस में ही आई थी कि जो ब्रेन मैपिंग होती है वो चूहों में भी होती है, उनको भी किसी एक्ट को देख करके डर लगता है, फियर होता है। तो जब डर लगता है तो यहाँ पे उनकी एंग्जाइटी रेट भी बढ़ जाता है, माइस का एंग्जाइटी उनको भी होती है। वो किसी ऐसी एक्टिविटी को देखते हैं तो उनके अंदर एंग्जाइटी डेवलप होती है, क्योंकि चूहों के अंदर ब्रेन मैप करने की, याद रखिएगा, माइंड मैपिंग की बहुत ही जबरदस्त शक्ति होती है, पावर होती है, जिसमें वो किसी भी चीज को मैप फटाफट कर लेते हैं। तो अगर आप कहें कि ये तो इंसानों में भी होता है, तो हाँ जी बिल्कुल, वही एंग्जाइटी लाइक बिहेवियर चूहों में भी होता है, जिसकी वजह से उनको डर भी लगता है, वो रिएक्ट करते हैं किसी ऐसी घटना को देखने के बाद जो डरावनी है, वो देख के डर भी जाते हैं। ये लास्ट संडे की एनालिसिस में हमने समझा था। उसके बाद नेक्स्ट इज फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स इंक्रीज इन साइज इन 21st सेंचुरी। इसको देखेंगे कि फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, पहले भी इस पे स्टडी आ चुकी है। तो स्टडी कहती है कि कोस्टल फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो ब्लूम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं बिटवीन 2003 से लेकर 2020 तक की स्टडी के हिसाब से नेचर ने इसको छापा है कि इनकी ग्रोथ बढ़ रही है। साथ ही साथ नेक्स्ट है कार्बन स्टॉक्स ऑफ ट्रीज इन अफ्रीका वर ओवर एस्टिमेट। मतलब कार्बन स्टॉक जो अफ्रीका के पेड़ों में होना चाहिए था उसको ओवर एस्टिमेट किया गया है। कार्बन स्टॉक क्या होता है उसको देखेंगे अभी। तो अफ्रीका के 10 बिलियन ट्रीज में जो सेमी एरिड और सब सहारन अफ्रीकन पेड़ हैं, उनमें जो कार्बन स्टोरेज की कैपेसिटी को आंका गया था वो ज्यादा थी। नेचर ने छापा है इसको। द एवरेज कार्बन स्टॉक फॉर अ सिंगल ट्री इज 51 kg ऑफ कार्बन। ध्यान रखिएगा, इससे पूछा जा सकता है कि कार्बन स्टॉक का बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, वो तो भी देखेंगे। लेकिन पेड़ों में 51 किलो तक का कार्बन स्टॉक होता है। कार्बन स्टॉक का मतलब क्या है, जो कार्बन वातावरण में अवेलेबल है पेड़ उसको खींच लेते हैं, वही स्टॉक है। इन द हाइबर एरिड 63 kg सी इन एरिड, 72 किसमें मिले हमारे सेमी एरिड में, और 98 मिले हैं सम ह्यूमिड जोन में। कुछ तरह के पेड़ बताए गए हैं, जैसे एवरेज कार्बन स्टॉक फॉर अ सिंगल ट्री के लिए 51 किलो, हाइपर एरिड के लिए 63, और उसके साथ आपका सेमी एरिड के लिए 72 और सब ह्यूमिड जोन के लिए 98। मतलब ह्यूमिड इलाकों में सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक होता है। अर्लियर अटेम्प्ट्स हैव ओवर एस्टिमेटेड द कार्बन स्टॉक ऑफ ट्रीज। ठीक है, नाउ देख लेते हैं फटाफट से कि फाइटोप्लैंक्टन क्या है। फाइटोप्लैंक्टन प्लैंक्टन एक माइक्रोस्कोपिक मरीन एल्गी है जो पानी की ऊपरी सतह पे, समंदर की ऊपरी सतह पर रहते हैं, जहां पर
सूर्य का प्रकाश आता है। ठीक है, माइक्रो एल्गी है जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये पानी की ऊपरी सतह पे तैरते रहते हैं और ऐसे ही पेनिट्रेट भी करते हैं और जिंदा रहते हैं। ये एल्गी है एक्चुअली। ना जू प्लैंकटन दो शब्द होते हैं, एक होता है फाइटोप्लैंक्टन, दूसरा है जू प्लैंकटन। तो जू प्लैंकटन क्या होते हैं, जो नीचे लेयर में होते हैं, जहाँ पे जिस समंदर के उस भाग में है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। इसमें आते हैं जेलीफिश, लार्वन, क्रस्टाशियंस, क्रिल, कोपेपॉड्स, प्रोटोजोन्स। ये आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन क्या होते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। जूप्लैंक्टन क्या है? आर स्मॉल एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर कॉलम दैट इंक्लूड क्रस्टासेशंस, रोटिफर्स, ओपन वाटर इंसेक्ट्स, लार्वा एंड एक्वेटिक माइट्स। ध्यान दीजिएगा, तो ये कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखती हैं, आपने कभी देखा भी होगा डिस्कवरी चैनल पे, तो इनको जूप्लैंक्टन कहते हैं ना। कार्बन स्टॉक की बात हो रही है, सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक कहाँ पे होता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और अपर मेंटल में, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वहां पे सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक होता है। द अर्थ लार्जेस्ट कार्बन स्टॉक इज फाउंड विद इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड अपर मेंटल ऑफ द अर्थ। ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक कहाँ होता है? क्रस्ट में और अपर मेंटल, ऊपरी सतह पर। उसके बाद कहाँ होता है? डीप और इंटरमीडिएट ओशन में। उसके बाद होता है सॉइल वेजिटेशन में, फिर परमाफ्रॉस्ट में, और ऐसे सो ऑन। सो कार्बन स्टॉक है क्या एक्चुअली? कार्बन पूल ऑफ स्पेसिफिक हैबिटेट सच एज अबव ग्राउंड बायोमास और रूट्स एंड सॉइल। सो जहां पे जो बायोमास कार्बन को अपनी तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, अपने में सोख लेते हैं, वो कार्बन स्टॉक बन जाते हैं। द एब्सोल्यूट क्वांटिटी ऑफ कार्बन हेल्ड इन हैबिटेट पूल एट एनी स्पेसिफाइड टाइम इज द कार्बन स्टॉक और स्टोर। ठीक है, पिक्चर में देखते हैं सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक, जैसे उन्होंने कहा भी था कि जहां पे ह्यूमिड इलाके हैं वहां सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक है, ये सच भी है। वेटलैंड्स में सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक होता है, कार्बन को सोखने की कैपेसिटी होती है। और कार्बन स्टोर कहाँ होता है? देयर आर वेरियस कार्बन पूल्स इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सबसे पहले जो कार्बन लिविंग जो बायोमास, मतलब पेड़ का ऊपरी इलाका, ऊपरी हिस्सा जो होता है, कहते हैं लिविंग बायोमास। इसमें सबसे सारा कार्बन स्टॉक होता है। इसमें लीव्स होती हैं, ट्विग्स होते हैं, रूट्स होते हैं, ट्रीज, ट्रंक, ब्रांचेस, इन सब में सबसे ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब होता है, जो पेड़ का ऊपरी हिस्सा होता है, इसे कहते हैं लिविंग बायोमास। और जो नीचे का बायोमास होता है, वुडी, डेब्री, लीफ, लिटर, सॉइल, इसमें भी कार्बन स्टॉक होता है, पर मात्रा कम होती है। अगर आप देखें कि वेटलैंड इलाकों में जो नीचे वाला मिट्टी का हिस्सा है वो ह्यूमिड होता है, पानी वाला इलाका होता है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक इकट्ठा होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो बोरियल फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ की मिट्टी नमी लिए हुए होती है, जो पहाड़ों में भी होती है, जहाँ पे कुछ पहाड़ों में होती है, कुछ पहाड़ छठी में होती है, ढाल की तरफ होते हैं, वहां पे भी सबसे ज्यादा आपको कार्बन जो दिखाई देगा सॉइल में दिखाई देगा। उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड में होता है, और उसके बाद अगर आप देखें तो टुंड्रा में, और फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। जिन जिन इलाकों में सूखे इलाके जहां पे हैं, जहां पे नमी कम है मिट्टी में, उन पेड़ों में भी और साथ ही साथ मिट्टी में कम आपको कार्बन स्टॉक दिखाई देगा। ठीक है, तो ये पिक्चर ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कार्बन स्टोरेज इन अर्थ इकोसिस्टम की वेबसाइट है, वहां से मुझे स्क्रीनशॉट ये मिला है। तो ये था हमारा आज का साइंस एंड टेक एनालिसिस। आई होप ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो जिन बच्चों को इस बार का प्री देना है उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ जो मेरी पूरी सीरीज है, अभी तक के 10 वीडियोस आई गेस हो चुके होंगे साइंस और टेक के, वो देखना ना भूलें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस और टेक और एनवायरमेंट से काफी सवाल हर साल पूछे जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट उन बच्चों से है कि जो प्री की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ अगले साल की तैयारी में लगे हुए हैं, तो अगर उनको चाहिए कि 1-to-1 क्लासेस हो उनके लिए, और मैं सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज को कवर करूं, जिसमें डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन होगा स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए, और क्वेश्चन प्रिपेयर भी मैं कराती हूँ, जो मैं चैनल पे नहीं कर रही हूँ, अभी सेपरेट करती हूँ। अगर वो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उनको जरूर हेल्प करना पसंद करूंगी। ठीक है, तो विद मोर एनालिसिस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए।